सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 30 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, सर्वे प्रेडिक्ट्स अपबीट इंडिया ट्रबल्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पे जैसा कि हमें पता है, कल इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 आया, जिसमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को काफी पॉजिटिव दिखाया गया है, और लेकिन साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सीरियस वार्निंग दी गई है। तो सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का मीडियम टर्म जो ग्रोथ आउटलुक है वो 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। और मतलब कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया की जो ग्रोथ है पर ईयर 7% के आसपास रह सकती है। तो ये अपग्रेड इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा है, लेबर की पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुई है, और जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो भी इंप्रूव हुआ है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 के लिए ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है इंडिया के लिए 7.4% का किया गया है। और पिछले कुछ सालों में जो पीएलआई स्कीम है, एफडीआई लिबरलाइजेशन स्कीम है, लॉजिस्टिक रिफॉर्म, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, टैक्स का सिंप्लीफिकेशन और एमएसएमई को सपोर्ट, इन जैसे रिफॉर्म्स ने इस मोमेंटम को आगे बढ़ाया है। लेकिन वहीं जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका आउटलुक इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो ग्लोबल सर्वे ने 2026 में 10 से 20% चांस बताया है कि एक ऐसा ग्लोबल क्राइसिस आ सकता है जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज्यादा सीवियर हो सकता है। तो इस वर्स्ट के सिनेरियो में जो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है, एक दूसरे को एम्पलीफाई कर देंगे। और इस वर्स्ट सिनेरियो में खासकर जो हाईली लिवरेज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट है, एक एमर्जिंग रिस्क जो है ये बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट्स जहां पे थोड़ा सा भी करेक्शन आने पर कैपिटल मार्केट्स और लिक्विडिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इंडिया के लिए तीनों सिनेरियो में सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कैपिटल आउटफ्लोज का डिसरप्शन और रुपी का वीकनिंग। तो यहाँ पे रुपी पर जो प्रेशर है और कैपिटल आउटफ्लोज का डिसरप्शन है, तो इसलिए सर्वे कहता है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और फॉरेन करेंसी अर्निंग्स जनरेट करनी होंगी। और क्योंकि राइजिंग इनकम के साथ इंपोर्ट्स भी जो है इनएविटेबल है, मतलब राइजिंग इनकम के साथ इंपोर्ट्स भी अपने आप ही बढ़ेंगे इंडिया के। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सर्वे से रिलेटेड है, सर्वे ने बेसिकली मनरेगा स्कीम का जो स्क्रैप किया गया, उस यूनियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को डिफेंड किया है। सर्वे का कहना है कि 2025 का ये एक्ट इसने रूरल इनकम्स को स्टेबलाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन सालों से ये स्कीम बेसिकली डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज से जूझ रही थी, और इसी वजह से न्यू लॉ जो विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार आजीविका मिशन है, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सर्वे ने जो एक नाबार्ड का एक सर्वे है, रूरल इकोनॉमिक कंडीशन सेंटिमेंट सर्वे, उसका कोट करते हुए कहा है कि जो रूरल इकोनॉमी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हुए हैं, रूरल एरियाज में कंजम्पशन बढ़ा है, इनकम्स ग्रो हुई है, इन्वेस्टमेंट्स और जो फॉर्मल क्रेडिट का एक्सेस है वो इम्प्रूव हुआ है, इन्फ्लेशन का परसेप्शन कम हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से सेटिस्फैक्शन जो है हाई है। तो यहाँ पर एक और रिपोर्ट के मुताबिक जो रूरल कंजम्पशन है, वो रूरल कंजम्पशन 17 क्वार्टर के हाई पर पहुंच चुका है, जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के रियल वेजेस के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ से ड्रिवन है कंजम्पशन। और इस बैकग्राउंड में जो है सर्वे ने कहा है कि एमजी नरेगा की डिमांड लगातार घट रही थी। बोलते हैं 2020 और 2021 में लगभग 389.09 करोड़ पर्सन डेज ये डिमांड थी, जो घटकर 2025 और 2026 में 31 दिसंबर तक 183.77 करोड़ रह गई, यानी कि 53% से ज्यादा की गिरावट है। और साथ ही जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी बोलते हैं घटकर 3.3% से 2.5% हो गया, जो दिखाता है कि लोग जो है नॉन फार्म जॉब्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब लेकिन एक्टिविस्ट का क्या कहना है, एक्टिविस्ट की डिमांड है कि ये डिमांड जो है आर्टिफिशियली सप्रेस हुई है, क्योंकि बजट कम था, डिजिटल अटेंडेंस होने की वजह से टेक्निकल बैरियर्स थे। तो सर्वे ने माना कि जो स्कीम ने इनकम स्टेबिलिटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लेकिन इसके मिस यूज और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स और 100 दिन के वर्क टारगेट जो है कम हाउस होल्ड का अचीव कर पाना, तो ये दिखाता है कि एमजी नरेगा अपनी लिमिट्स तक जो है पहुंच चुकी है, ऐसा इसमें सर्वे में बोला गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। तो सेकेंडरी स्कूल्स मतलब जो 9th और 10th क्लास के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि नेशनल एजुकेशन अब पॉलिसी 2020 का जो एक बड़ा टारगेट है कि इंडिया में एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग को 13 से बढ़ाकर 15 साल करना है, और अभी चैलेंज ये बना हुआ है इसका।
और सर्वे के मुताबिक इस टारगेट को अचीव करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का स्कूल का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। और रूरल एरियाज में बोलते हैं कि सिर्फ 17% स्कूल्स जो है सेकेंडरी एजुकेशन 9-10 की देते हैं, और जबकि अर्बन एरियाज में ये फिगर 38% है। इसी वजह से सबसे ज्यादा आउट ऑफ जो स्कूल चिल्ड्रन है 14 से 18 साल के एज के ग्रुप के बताए जाते हैं। तो यहाँ पर सर्वे ने बताया कि सेकेंडरी लेवल पर जो नेट एनरोलमेंट रेट है वो सिर्फ 52.2% का है, जो कि ग्रेड 8 के बाद के स्टूडेंट्स को स्कूल में रिटेन करने की जरूरत को हाईलाइट करता है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 और 2024 के डेटा के मुताबिक लगभग 2 करोड़ जो एडोलेसेंट्स हैं स्कूल से बाहर हैं, और ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो है हाउस होल्ड की इनकम को सप्लीमेंट करने लगते हैं। तो हाउस होल्ड की इनकम को सप्लीमेंट करना सबसे बड़ा रीजन है, जो 44% केसेस में देखा गया। और बॉयज के लिए फिगर 67% और जबकि गर्ल्स के लिए 55%। गर्ल्स डोमेस्टिक और केयर और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से स्कूल छोड़ देती हैं। तो सर्वे ने कहा कि हाई ड्रॉप आउट रेट्स को देखते हुए स्कूल बेस्ड जो वोकेशनल और स्किल एजुकेशन है उसको अर्जेंटली इंटीग्रेट करने की जरूरत है। और अभी सिर्फ 0.97% एडोलेसेंट्स को इंस्टीट्यूशनल स्किलिंग मिलती है। और हायर एजुकेशन पर फोकस करते हुए सर्वे ने इंटरनेशनलाइजेशन, स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग, एकेडमी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर जोर दिया है। और तो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनरोलमेंट ग्रोथ, आईआईटीज, आईआईएम, एम्स की बढ़ती संख्या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट को दिखाती है और इंक्लूसिव ग्रोथ की डायरेक्शन बताती है। फिर हम यहाँ पे सर्वे में एग्रीकल्चर के बारे में क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया कि पिछले जो 5 साल है, लास्ट 5 इयर्स, उसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की जो एनुअल ग्रोथ है लगभग 4.4% के पास रही थी। और लेकिन जो 2025 और 2026 है इसके सेकेंड क्वार्टर में एग्रीकल्चर की ग्रोथ 3.5% पर रही, जो कि एवरेज से लगभग 1% पॉइंट कम है। तो सर्वे के मुताबिक 2015-16 से 2024-25 के बीच में जो डिकेडल ग्रोथ है एग्रीकल्चर की वो 4.45% रही है, जो कि पिछले डिकेड्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। और इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का जो मेन रीजन है कि लाइव स्टॉक सेक्टर 7.1% से ग्रो किया, और फिशिंग और एक्वाकल्चर जो है वो 8.8% का हाई ग्रोथ रहा इनमें, जबकि क्रॉप सेक्टर का ग्रोथ जो है 3.5% रहा। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में भी इंडिया ने स्टीडी प्रोग्रेस दिखाई है। सर्वे के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर ईयर 2024 और 25 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 3,577.3 लाख टन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। तो ये इंक्रीज बेसिकली जो राइस, व्हीट और जो मेज है और जो कोर सीरियल्स हैं उनके हाई आउटपुट की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो ओवरऑल चैलेंजेस के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर ने इकोनॉमी को बोलते हैं यहाँ पे स्टेबल सपोर्ट दिया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सर्वे रेजर्स कंसर्न ओवर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। तो यहाँ पर बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे ने एक ऐसे साल में जब वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और असम जैसे जो 4 बड़े स्टेट्स है उसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसमें अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। और सर्वे ने कहा है कि कैश ट्रांसफर्स, खासकर वुमेन फोकस्ड स्कीम्स, शॉर्ट टर्म रिलीफ तो देते हैं लेकिन ये फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और मीडियम टर्म की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिस्क बन सकते हैं। तो सर्वे के मुताबिक 2025-26 में जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम पर लगभग 1.7 लाख करोड़ खर्च होने का एस्टिमेट है, और 2022-2023 से 2025-2026 के बीच इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने वाले स्टेट्स की जो संख्या है वो उसमें लगभग 5 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें से लगभग आधे स्टेट्स रेवेन्यू डेफिसिट में हैं। और एक स्टडी के मुताबिक जो है सर्वे ने बताया कि कैश ट्रांसफर जो है स्टेट की जीडीपी का 0.19% से 1.25% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, और टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर का 0.68% से 8.26% तक हो सकते हैं। और सर्वे मानता है कि कैश ट्रांसफर्स वुमेन को इमीडिएट इनकम सपोर्ट तो देता है और हेल्थ और पर्सनल नीड्स को एड्रेस करता है, लेकिन बिना एम्प्लॉयमेंट, बिना स्किल डेवलपमेंट के और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के इन स्कीम्स को लॉन्ग टर्म फायदा इनका लिमिटेड हो जाता है। तो सर्वे ने कहा कि स्टेट्स का लगभग 84% जो स्पेंडिंग है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर जा रहा है, और जिसमें कैश ट्रांसफर का हिस्सा काफी बढ़ता जा रहा है।
तो इससे जो प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कम बचता है। सर्वे ने वार्न किया कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है उसको नुकसान पहुंच सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सर्वे कॉल्स फॉर रिलैक्सिंग एफआरबीएम फॉर सेंटर बट सेज स्टेट फाइनेंसेस वर्सनिंग। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने सेंटर के लिए स्ट्रिक्ट फिस्कल टारगेट्स को थोड़ा डिले करने के पक्ष में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया है। तो सर्वे का कहना है कि आज का जो वॉलेटाइल और अनप्रेडिक्टेबल जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी को फाइन ट्यून करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। और इस कॉन्टेक्स्ट में एफआरबीएम एक्ट के तहत सेट किए गए जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको तुरंत रिवाइव करना बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकता। तो सर्वे ने बताया कि 2020 और 2021 जो कोविड ईयर्स है उसमें सेंटर का जो फिस्कल डेफिसिट है जीडीपी का 9.2% तक पहुंच गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट पर टिकते हुए इसे धीरे धीरे कम किया और करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.4% रहने का टारगेट है, जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के प्रॉमिस के मुताबिक है। और सर्वे ने इस बात की भी तारीफ की कि बिना लेजिस्लेटिव प्रेशर के भी सेंटर ने डेफिसिट कम किया और साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस बढ़ाया है। तो एफआरबीएम एक्ट का 3% जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है जो मार्च 2020 तक अचीव होना था। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कीप्स इन अबेयंस 2026 यूजीसी कैंपस इक्विटी रूल्स। तो यहाँ पर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रेगुलेशन 2026 को अबेयंस में रख दिया है, यानी फिलहाल उन पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दिया गया है। तो ये इन रेगुलेशंस पर आरोप था कि ये सिर्फ जो है एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स के खिलाफ होने वाली जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, जबकि अपर कास्ट या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन नहीं देती। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि 2026 के रेगुलेशंस की स्वीपिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो कि सोसाइटी को डिवाइड कर देंगे। और कोर्ट ने माना कि रेगुलेशंस को और क्लोज एग्जामिनेशन की जरूरत है, इसलिए जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता 2012 की हैं वो ही लागू रहेंगी तब तक। और कोर्ट ने जो है यूनियन गवर्नमेंट को यूजीसी को नोटिस इशू किया है, खासकर रेगुलेशन 3C को लेकर चैलेंज करने वाली पिटीशन पर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी तक लिमिट करता है। तो पिटिशनर ने रैगिंग का एग्जांपल देते हुए कहा कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के पास रेमेडी नहीं बचेगी, जबकि मिसयूज का रिस्क रहेगा। और जस्टिस बागची ने कहा कि रेगुलेशन सिर्फ कास्ट पर फोकस न करके ऑल इंक्लूसिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करें। तो उन्होंने वार्न किया कि कैंपसेस में सेग्रीगेशन से इंडिया की यूनिटी पर असर पड़ेगा। साथ ही कहा कि जो डिलीवरेबल टारगेट्स हैं उस पर भी कमिट जो है करना फिस्कल क्रेडिबिलिटी के लिए बेटर होगा। तो 2003 के बाद से 3% का जो टारगेट है सिर्फ एक बार अचीव हुआ है, जिससे क्रेडिबिलिटी को नुकसान हुआ। और तो यहाँ पे सर्वे ने सेंटर की फिस्कल डिसिप्लिन की तारीफ के साथ साथ जो स्टेट्स को वार्निंग भी दी है कि रेवेन्यू सरप्लस वाले स्टेट्स की जो संख्या है 2018-19 में 19 से बढ़ जो है घटकर 2024-25 में रेवेन्यू सरप्लस वाले स्टेट वो 11 रह गए 19 से घट के। और कलेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है 0.1% से बढ़कर 0.7% ऑफ जीडीपी हो गया है, जो स्टेट फाइनेंसेस के लिए कंसर्न है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे गिग वर्कर्स फेस इनकम वॉलेटिलिटी सेज सर्वे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने कंट्री के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को काफी पॉजिटिव पिक्चर दिखाई है। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा का हवाला देते हुए सर्वे ने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट में गिरावट आई है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, टैक्स रैशनलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट और सस्टेन्ड फोकस की वजह से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्ट्रांग रही है। और जीएसटी जो रेगुलेशंस 2.0 हैं और स्टेट लेवल लेबर रिफॉर्म्स ने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बूस्ट किया है। साथ ही सर्वे ने गिग वर्कर्स के लिए कंसर्न्स भी रेज किए, उनकी इनकम वॉलेटिलिटी, लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन और उनके क्रेडिट एक्सेस जो प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो सर्वे के मुताबिक जो गिग इकोनॉमी है वो 2020 और 21 में लगभग 77 लाख से बढ़कर 2024 और 25 में 120 लाख वर्कर्स तक जो है पहुंच गई। और लेकिन लगभग 40% जो गिग वर्कर्स हैं 15,000 से भी कम कमा रहे हैं। और जो उनके एप्स पे एल्गोरिदमिक कंट्रोल है उसकी वजह से बायस और बर्नआउट का रिस्क बना हुआ है।
फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया इज इमर्जिंग एज अ रे ऑफ होप फॉर वर्ल्ड, प्राइम मिनिस्टर टेल्स एमपीज। तो यहाँ बजट सेशन से पहले जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एमपीज से अपील की है कि पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक डिसीजंस की रेस्पेक्ट का स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया को जाना चाहिए। तो पीएम मोदी ने कहा कि ये टाइम ऑब्स्ट्रक्शन का नहीं बल्कि रिजॉल्व एंड रिफॉर्म का है। और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के लिए रे ऑफ होप बनकर उभर रहा है। तो पीएम मोदी ने इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको मदर ऑफ ऑल डील्स बताया और कहा कि इससे इंडियन गुड्स को 27 यूरोपियन यूनियन का कंट्रीज तक जो है बड़े मार्केट तक इजी एक्सेस मिलेगा इंडिया को। तो उन्होंने इंडस्ट्री को बेसिकली क्वालिटी पर फोकस करने को कहा और पीएम ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के एड्रेस को 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन बताया। और साथ ही जो निर्मला सीतारमन है उनका 9th कॉन्जिक्यूटिव बजट होगा ये, उसको इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक ग्लोरियस चैप्टर कहा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियाज अर्बन स्टोरी, वन ऑफ द अनफिनिश्ड प्रॉमिस सर्वे। तो यहाँ पे सर्वे के मुताबिक इंडियन सिटीज रोजाना काफी स्ट्रेस फेस कर रही हैं, जैसे कि लॉन्ग कम्यूट्स और अनइवन बेसिक सर्विसेज, ओवर क्राउडेड पब्लिक स्पेसेस। तो सर्वे कहता है कि इंडिया की अर्बन स्टोरी ना तो डिक्लाइन की है ना ही कंप्लीट सक्सेस की, बल्कि एक अनफिनिश्ड प्रॉमिस है। और शहरों पर प्रेशर का मेन रीजन है लैंड, हाउसिंग, मोबिलिटी जैसे एरियाज में सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट्स रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड डेंसिटी, अनक्लियर लैंड टाइटल, लैंड रिसाइकलिंग की कमी की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग मुश्किल हो रही है, जबकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी भी प्राइवेट व्हीकल्स पर ज्यादा डिपेंड करता है। तो सर्वे ने माना कि सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई जैसी सर्विसेज का एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन इन्हें रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और सर्कुलरिटी की तरफ जाना होगा। और एक बड़ी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम फ्रैगमेंटेड मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस और सिटीज की जो लिमिटेड फिस्कल ऑटोनॉमी भी है, जो लार्ज स्केल प्लानिंग को अफेक्ट करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सर्वे ने सिविक सेंस, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक स्पेसेस के रेस्पेक्ट पर भी करने पर भी जोर दिया है। और अगर प्लानिंग, फाइनेंस और गवर्नेंस पीपल सेंट्रिक हो जाए तो इंडियन सिटीज ग्रोथ को सिर्फ मैनेज नहीं बल्कि उसको रियल बेनिफिट्स में बदल सकती हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सर्वे में बोला गया है कि फॉडर शॉर्टेज हर्डल फॉर लाइफ स्टॉक फार्मिंग। तो इंडिया का जो लाइफ स्टॉक और फार्मिंग सेक्टर है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए बावजूद जो है कई चैलेंजेस फेस कर रहा है। इनमें जो फीड और फॉडर की शॉर्टेज है, लिमिटेड एक्सपोर्ट बास्केट पर डिपेंड करना और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, ये सब शामिल है। तो सर्वे कहता है कि 2014 से 2015 से 2023-24 के बीच लाइफ स्टॉक सेक्टर ने 12.77% का CAGR ग्रोथ दिखाया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो और जिसका लगभग जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो लगभग 195% जो है बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लाइफ स्टॉक ग्रोथ फॉर्डर एक्सपेंशन से ज्यादा तेज हो रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न बन रहा है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स मस्ट वॉक द टाइट रोप इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि आज की जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसके दौर में इंडिया के अपने फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स को ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच एक टाइट रोप वॉक करनी होगी। मतलब सर्वे के मुताबिक रेगुलेटर्स को एक तरफ ग्लोबल कैपिटल फ्लोज के लिए ओपननेस रखनी होगी और दूसरी तरफ वॉलेटाइल एक्सटर्नल शॉक से डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट भी करना होगा। तो इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप काफी हेट्रोजेनस है और जहां एक तरफ एडवांस्ड मेट्रोपॉलिटन मार्केट्स हैं, दूसरी तरफ रूरल और अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स हैं। तो इसलिए सर्वे ने डिफरेंशिएटेड सुपरविजन की सलाह दी है, फ्रेजाइल और इमर्जिंग सेगमेंट्स पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल की बात की है, जबकि मैच्योर मार्केट्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात की है। सर्वे ने माना है कि अब तक इंडियन रेगुलेटर्स ने ये बैलेंस काफी अच्छी तरह मैनेज किया है। तो सर्वे के अकॉर्डिंग जो फिस्कल ईयर 2026 है, अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में, उसमें मॉनेटरी और जो फाइनेंशियल सेक्टर्स को का परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की एसेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जहां पर ग्रॉस एनपीए जो है 2.2% रहा और नेट एनपीए की बात करें तो 0.5% पर गया है, जो मल्टी डिकेडल और रिकॉर्ड लेवल लो है। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी लगभग 14.5% तक पहुंच गया है। कैपिटल मार्केट्स में भी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिखी, जहां कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 2.35 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स ऐड हुए हैं और टोटल 21.6 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं ये टोटल अकाउंट्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी बढ़े हैं, खासकर नॉन मेट्रो सिटीज में। तो सर्वे ने सेबी के रेगुलेटरी
मॉडर्नाइजेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट किया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स आर स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स इन एनर्जी ट्रांजिशन। तो यहाँ पर सर्वे के मुताबिक जो लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उन जैसे एलिमेंट्स अब लो कार्बन इकोनॉमी के लिए स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स बन चुके हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि ये मिनरल्स एनर्जी सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, जियोपॉलिटिकल पावर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसका प्रूफ सोर्स कंट्रीज द्वारा लाए गए जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस वो प्रूफ है। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 3 मेजर चैलेंजेस निकलते हैं। एक तो हाई अपफ्रंट कॉस्ट इनका, अनइवनली एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, सप्लाई चेन में लो वैल्यू रोल तक लिमिटेड रह जाना, और अगर सस्टेनेबिलिटी प्रीमियम्स के साथ फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग का सपोर्ट नहीं मिला तो ग्रीन ट्रांजिशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी और इसका सबसे ज्यादा असर इमर्जिंग इकोनॉमीज पर पड़ेगा। और बोलते हैं कि जैसे जैसे मिनरल्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे जो एडवांस्ड इकोनॉमीज के स्टैंडर्ड बेस्ड क्रिटिकल मिनरल मार्केट्स हैं वो प्रमोट कर रही हैं, जहां सस्टेनेबिलिटी, ट्रेसिबिलिटी और गवर्नेंस पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना महंगा पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे अनबॉक्सिंग इंडिया थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर स्पीचेस। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज 1947 टू 1960 का था, जिसमें कि अर्ली फाउंडेशन एंड सर्वाइवल पर फोकस किया गया। तो 1947 टू 1960 के बीच में इंडिया का फोकस बेसिकली सर्वाइवर एंड नेशन बिल्डिंग पर था, और पार्टीशन के बाद जो है रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करना, बेसिक गवर्नेंस एस्टेब्लिश करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। फूड सिक्योरिटी क्रिटिकल इशू था, इसलिए राशनिंग सिस्टम और फ्यूचर के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की ग्राउंड वर्क रखी गई। फिर उसके बाद में 1955 टू 56 में इकोनॉमी को डायरेक्शन देने के लिए प्लान्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया गया, जिसमें 5 ईयर प्लान्स और पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंस पर जोर दिया गया। तो इस फेज का कोर एम था बेसिकली देश को स्टेबलाइज करना और सेल्फ रिलायंट बनने की फाउंडेशन तैयार करना। फिर सेकेंड फेज आता है यहाँ पर मिडिल डिकेड्स, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर पे फोकस हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पर 1961 टू 1989 की बात करते हैं कि इंडिया का फोकस नेशनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस पर शिफ्ट हुआ, और 1962 में चाइना वॉर के बाद जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको प्रायोरिटी दी गई। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर बढ़ा, साथ ही जो पॉवर्टी रिमूवल है, सब्सिडीज है, बैंक का नेशनलाइजेशन है, इन जैसे स्टेप्स को जो है के थ्रू सोशल जस्टिस को स्ट्रेंथन किया गया। तो और इस दौर में इंडिया जो है रूरल इंडिया सेंटर स्टेज पर था, जहां एग्रीकल्चर, विलेज डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस रहा। तो इस फेज का जो ऑब्जेक्टिव था ये बेसिकली सिक्योरिटी के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करना था। फिर जो थर्ड फेज है 1990 टू 2000 का, जिसको कि रिफॉर्म एरा बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया ने इकोनॉमी को खोलने का बड़ा डिसीजन लिया, जिसे लिबरलाइजेशन बोलते हैं। 1991 की लिबरलाइजेशन के थ्रू जो लाइसेंस राज है उसको खत्म किया गया और प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ का मौका मिला। तो इस फेज में जो मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम भी 1994 टू 95 के बीच में आया, और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए जिससे इकोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट बनी। साथ ही नॉलेज इकोनॉमी पर फोकस बढ़ाया गया 1990 से 2000 के बीच में, जिसमें कि एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ग्रोथ के इंजन के रूप में देखा गया। तो और इस दौर ने इंडिया को जो है बेसिकली क्लोज्ड इकोनॉमी से ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का काम किया। फिर नेक्स्ट फेज है फेज 4 तो 2001 से 2013 का, टेक्नोलॉजी को फोकस में रखा गया इंक्लूजन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का फोकस बेसिकली यहाँ पर बोलते हैं कि कनेक्टिविटी और इंक्लूजन पे रहा। इस दौर में आईटी रेवोल्यूशन ने सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर स्ट्रांग बनाया। साथ ही जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, जो यहाँ पे रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, बेसिक सर्विसेज को गांव तक पहुंचाया गया। फार्मर्स के लिए डेट रिलीफ जैसे मेजर्स से के एग्रेरियन डिस्ट्रेस को एड्रेस करने की कोशिश की गई। तो इस फेज का कोर ऑब्जेक्टिव था बेसिकली जो टेक्नोलॉजी को ग्रोथ का इंजन बनाना और डेवलपमेंट का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। फिर जो फिफ्थ फेज है यहाँ पे 2014 से 2024 का, मॉडर्न एरा एस्पिरेशनल इंडिया। तो यहाँ पर इसका फोकस बेसिकली 2014 से 2024 के बीच में स्केल, स्पीड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर रहा। तो इस दौर में डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया गया, जिसमें जीएसटी ने पूरे देश को एक यूनिफाइड मार्केट में बदल दिया, और टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव हुई। डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक ने कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया, जबकि स्मार्ट सिटीज और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से अर्बन गवर्नेंस और कनेक्टिविटी बेटर हुई।
और कोविड के बाद जो पॉलिसी जो सिर्फ ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि हेल्थ वेलबींग हेल्थ और वेलबींग और रेजिलियंस पर भी आया। तो गवर्नमेंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीनेशन और सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को प्रायोरिटी दी। तो इस फेज में गवर्नमेंट ने 7 प्रायोरिटीज हाईलाइट की, जिसमें कि ग्रीन ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इंक्लूसिव ग्रोथ को। साथ ही गवर्नमेंट ने सोसाइटीज के जो कोर स्टेक होल्डर्स हैं उनको नई तरह से डिफाइन किया, जिसमें कि गरीब, नारी, युवा, किसान और मिडिल क्लास, ताकि जो पॉलिसीज हैं वो लास्ट माइल डिलीवरी और एस्पिरेशन ड्रिवन ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करें। और ये फेज इंडिया को एक मॉडर्न, कॉन्फिडेंट और जो फ्यूचर रेडी नेशन के रूप में दिखाता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट मोमेंटम कैन बी सस्टेन्ड विद फोकस ऑन हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक इंडिया को अपने एक्सपोर्ट मोमेंटम सस्टेन करने के लिए अब हायर वैल्यू और सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ डाइवर्सिफाई करना होगा। साथ ही न्यू एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने होंगे। सर्वे ने कहा कि टारगेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स और एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोसिस्टम से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड का जो करंट सिनेरियो है काफी फ्रेगमेंटेड और कॉशियस है, जहां प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, सप्लाई चेन ग्लोबल शिफ्ट्स के हिसाब से रिकैलिब्रेट हो रही हैं और मल्टीलेटरलिज्म की जगह बाइलेटरलिज्म ले रहा है। तो राइजिंग टैरिफ्स, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी और स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग जैसे फैक्टर्स चैलेंज बने हुए हैं। तो सर्वे ने बताया कि जो ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स है अप्रैल 2025 में पीक पर रहा था, और ऐसे एनवायरनमेंट में इंडिया के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का एक्सपेंडिंग नेटवर्क रिलायबल मार्केट्स एक्सेस प्रोवाइड करता है और ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी के बीच ट्रेड स्ट्रेटजी को सपोर्ट देता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीड्स मिशन बेस्ड अप्रोच इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए इन्हें सिर्फ इंसेंटिव्स के थ्रू नहीं बल्कि एक मिशन से ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो सर्वे के मुताबिक आज के टाइम में जब इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो रही है, जियो पॉलिटिक्स अनसर्टेन है और टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट बन चुका है। और इस प्रोसेस में जो एमएसएमईज का रोल सेंटर है, एमएसएमईज को सिर्फ माइक्रो स्केल प्रोडक्शन तक लिमिटेड रखने के बजाय इसको फॉर्मल और एक्सपोर्ट लिंक्ड ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनाना होगा। तो सर्वे ने कहा कि अगला फेज इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हटकर कॉम्पिटिटिवनेस, इनोवेशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन पर फोकस होगा। तो इंडिया में एमएसएमईज बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग का 35.4% कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्सपोर्ट्स का 48.58% और जीडीपी का बोले तो 31.1% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, और 7.47 करोड़ लोग एंटरप्राइजेस और 32.82 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट को देते हैं। और एमएसएमई सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ मोमेंटम के लिए फुली लीवरेज करने की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे नोटेबल राइज इन इंडियाज ऑयल रिसोर्सेज, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हाईलाइट्स इन सर्वे। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के सोर्सेज में काफी डाइवर्सिफिकेशन की है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के नवंबर तक लीबिया, इजिप्ट, ब्राजील, यूएस, ब्रुनेई जैसे जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है यहाँ से हमारा, जबकि रशिया, सऊदी अरब, इराक और वेनेजुएला से इंपोर्ट घट गए हैं। और ये ट्रेंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के बीच ऑयल सप्लाई रिस्क को कम करने के लिए इंडिया की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्ट करता है। डेटा के हिसाब से यूएस का शेयर 4.6 से बढ़कर 8.1% हो गया है। यूएई का शेयर जो है 9.4% से बढ़कर 11.1% हो गया है। नाइजीरिया का बात करें, नाइजीरिया 2.2% से 3.3% हो गया है। और इजिप्ट और जो लीबिया है, इजिप्ट और लीबिया, इनका शेयर भी नोटिसेबल तरीके से बढ़ा है। ओवरऑल इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीपल सोर्सिंग पर फोकस कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ इकोनॉमिक सर्वे ने वार्निंग दी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और इसके चलते जो मेज कल्टीवेशन का एरिया बढ़ रहा है, इंडिया की फूड सिक्योरिटी पर सीरियस इम्पैक्ट डाल सकता है। और सर्वे के मुताबिक जो मेज है उसका एक्सपेंशन पल्सेस, ऑयल सीड्स, सोयाबीन, मिलेट्स और कॉटन जैसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को रिप्लेस कर रहा है, और खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में हो रहा है। इससे एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ने की और फूड प्राइसेस में वॉलेटिलिटी का रिस्क जो है बढ़ गया है। तो सर्वे ने कहा है कि पल्सेस एंड ऑयल सीड्स न्यूट्रिशन और कंजम्पशन बास्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन फार्मर्स की प्रायोरिटी में पीछे जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये इम्बैलेंस इंडिया के एडिबल ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस में और इंडिया की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस और भी बढ़ सकती है इससे। तो इससे एनर्जी सेल्फ रिलायंस और फूड सेल्फ रिलायंस के बीच टेंशन पैदा होता है। तो बोलते हैं कि एथनॉल ब्लेंडिंग से फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स, क्रूड ऑयल सब्स्टिट्यूशन और फार्मर्स की इनकम में फायदा हुआ है, लेकिन सर्वे कहता है कि फूड सिक्योरिटी रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता इसमें, क्योंकि मेज के एक्सपेंशन से जो पल्सेस, ऑयल सीड, सोयाबीन, मिलेट्स और ये सब चीजें हैं और कॉटन, ये सब रिप्लेस हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन कटिंग एमिशन शुड नॉट बी द टॉप प्रायोरिटी सर्वे। तो यहाँ इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज पर एक बैलेंस्ड और प्रैग्मेटिक व्यू रखा है। सर्वे का कहता है कि क्लाइमेट चेंज एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेकिन ये सिविलाइजेशनल कोलैप्स का रीजन नहीं बनेंगे। इसीलिए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और टारगेटेड इन्वेस्टमेंट को लो कार्बन ट्रांजिशन का जो ज्यादा ड्यूरेबल और सस्टेनेबल पाथवे बताया गया है। तो सर्वे ने क्लियरली कहा है कि जो एमिशन कट्स हैं उनको एडाप्टेशन के नीचे रखा जाना चाहिए, जो कि इंडिया के ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस के स्टैंड से भी मैच करता है। सर्वे का मानना है कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हेल्थ, एग्रीकल्चर और पॉवर्टी रिडक्शन से डाइवर्ट नहीं किया जाना चाहिए, और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को क्लाइमेट रेजिलियंस का इंपॉर्टेंट टूल बताते हुए सर्वे ने कहा कि डेवलपमेंट खुद एक फॉर्म ऑफ अडॉप्टेशन है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सर्विसेज स्टूड एट अ स्टेबलाइजिंग फोर्स एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ग्लोबल अनसर्टेनिटी और वीक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बीच इंडिया की जो सर्विस सेक्टर एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बनकर उभरा है, और ये सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड जो का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट और जो अर्बन ग्रोथ है उसका मेजर ड्राइवर है, जो इकोनॉमी के एक्सटर्नल शॉक्स से बफर देता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेटिव लैंग्वेजेस वॉइस फर्स्ट एआई टू एक्सपैंड डिजिटल इंक्लूजन सर्वे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं और वॉइस फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन जैसे डिजिटल सर्विसेज को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं जो अब तक टेक्स्ट हैवी और हाई बैंडविड्थ प्लेटफॉर्म से एक्सक्लूड रहे हैं, और लो कॉस्ट डिवाइसेस पर काम करने वाली ये फ्रूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज डिजिटल इंक्लूजन को इस काफी लार्ज स्केल पर पॉसिबल बनाती हैं। तो यहाँ पर इस सर्वे ने बताया कि इंडिया एआई एरा में काफी स्ट्रांग पोजीशन में है, और इंडिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च आउटपुट में टॉप कंट्रीब्यूटर्स में से एक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेट वर्कफोर्स के मामले में 2024 तक सिर्फ यूएस से पीछे है इंडिया। और साथ ही सर्वे ने कॉशियस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर इम्पैक्ट बढ़ रहा है, और इन्वेस्टर्स सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल यूज करने से जो हर्डिंग बिहेवियर है उसका रिस्क बढ़ सकता है। तो सोशल मीडिया से आने वाले जो माइक्रो सिग्नल्स पर मार्केट सेंसिटिविटी भी जो है काफी बढ़ गई है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एआई लेड करेक्शन लाइकली टू स्पिल ओवर कैपिटल मार्केट्स। तो इकोनॉमिक सर्वे ने वार्निंग दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में पॉसिबल जो करेक्शन है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस के साथ हुई, तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट जो है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ सकता है। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी लीवरेज्ड इन्वेस्टमेंट से ऐसे बिजनेस मॉडल पर बेस्ड हैं जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइंस, लिमिटेड कंज्यूमर और लॉन्ग टर्म कैपिटल कमिटमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। और अगर इस सेगमेंट में करेक्शन आती है तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन रुकेगा नहीं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट हो जाएंगी, रिस्क अवर्जन बढ़ेगा, और इसका स्पिल ओवर ब्रॉडर कैपिटल मार्केट्स तक हो सकता है। तो जो नेक्स्ट यहाँ पे फिंगर्स ऑन द ट्रिगर सेज ईरान आफ्टर ट्रम्प्स वार्निंग। तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को न्यूक्लियर डील पर वार्निंग देने के बाद वेस्ट एशिया में टेंशन काफी बढ़ गए हैं। ट्रम्प ने कहा है कि अगर ईरान जल्दी डील पर बातचीत नहीं करता तो यूएस फोर्सेज एक्शन के लिए रेडी हैं, और इस पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरानियन फोर्सेज जो है फिंगर्स ऑन ट्रिगर है, और किसी भी अटैक का अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और उन सबको टारगेट करते हुए जो एग्रेसर्स को सपोर्ट करेंगे। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर किया कि ईरान फेयर एंड इक्विटेबल न्यूक्लियर डील के लिए तैयार है, लेकिन कोएर्शन और इंटिमिडेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईरान ने फिर दोहराया कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है और वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहता। इस बीच जो रिपोर्ट्स हैं कि प्रिलिमिनरी टॉक्स फेल होने के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान पर फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक्स के ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं, जिससे जो रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर और ज्यादा अनस्टेबल हो गई है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे विल रिमूविंग कर्ब्स ऑन चाइनीज एफडीआई हेल्प इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्लान है कि 2020 के बाद जो चाइनीज फर्म्स पर कर्ब्स लगाए गए थे उसको धीरे धीरे रिलैक्स किया जाए,
जो कि गलवान क्लैशेस के बाद इम्पोज किए गए थे। तो इससे ये डिबेट फिर से तेज हो गई है कि चाइनीज जो एफडीआई है इंडिया के लिए फायदेमंद होगी या रिस्क भरी होगी। तो इस मुद्दे पर बेसिकली कुछ लोगों ने डिटेल में अपने व्यूज रखे हैं। तो श्याम सरन जी, उनका कहना है कि सबसे पहले इंडिया को क्लियर इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाना होगा। हमें डिसाइड करना होगा कि कौन से सेक्टर्स में नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेंसिटिव है हमारे, और कौन से ओपन हो सकते हैं। जब तक प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होंगी, चाइनीज एफडीआई को एक्सेप्ट करना रिस्की हो सकता है। तो उन्होंने कोस्टल प्रोजेक्ट्स, डिजिटल इकोनॉमी और डेटा इंटेंसिव सेक्टर्स को सेंसिटिव बताया। और दूसरे हैं संतोष पाई जी के मुताबिक नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट से इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बेटर इंटीग्रेशन और एक्सपोर्ट इंक्रीज करने का मौका मिल सकता है। तो साथ ही चाइना पर इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करके जो ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना बेसिकली इंडिया में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि उसका डोमेस्टिक मार्केट जो सैचुरेटेड हो गया है, और ग्लोबल प्रेशर के चलते वो सप्लाई चेन चाइना से बाहर शिफ्ट कर रहा है। तो इंडिया का फास्ट ग्रोइंग मार्केट और इंडिया प्रीमियम चाइना के लिए अट्रैक्टिव है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और जो पॉल्यूशन जैसे फैक्टर्स इंडिया के लिए चैलेंज बने हुए हैं। तो ओवरऑल बेस्ट स्ट्रेटजी बताते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को सेंटर में रखकर सेलेक्टिव और कॉशियस ओपनिंग ही जो है चाइनीज एफडीआई पर इंडिया के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, हैज द हेल्थ स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर बोलते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने टारगेट रखा था कि गवर्नमेंट 2025 तक जो है हेल्थ स्पेंडिंग है वो जीडीपी का 2.5% हो जाएगा। लेकिन 2025 आ चुका है और अभी हम टारगेट से बहुत दूर हैं। और यूनियन गवर्नमेंट ने पिछले एक डिकेड में हेल्थ बजट को रिक्वायर्ड लेवल तक स्केल नहीं किया है। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक सेंटर का जो शेयर है टोटल हेल्थ स्पेंडिंग में वो लगभग 40% होना चाहिए, जो जीडीपी का लगभग 1% बनता है, जबकि ये सिर्फ अभी 0.29% ही है। और इंटरनेशनल कंपैरिजन में भी इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है बहुत कम है, भूटान, श्रीलंका, ब्रिक्स कंट्रीज के कंपैरिजन में, और थाईलैंड, मलेशिया सब इंडिया से कई ज्यादा गुना पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग करते हैं। और कोविड के दौरान जो है हेल्थ स्पेंडिंग थोड़ी बढ़ी, लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्टेट्स का ही था। तो स्टेट्स ने पोस्ट कोविड भी स्पेंडिंग मेंटेन रखी, जबकि यूनियन गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्पेंडिंग है जीडीपी का शेयर में घट गया। और 2025 और 2026 बजट में सेंटर का हेल्थ एलोकेशन रियल टर्म्स में 2020 और 2021 से कम है, जबकि प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं। हेल्थ और एजुकेशन सेस की बात करें, जो हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका भी सिर्फ छोटा हिस्सा ही हेल्थ सेक्टर को मिल रहा है। साथ ही यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन जैसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स पर फंडिंग कम कर दी है और स्टेट्स को मिलने वाला सपोर्ट भी घटा दिया है। तो ये ट्रेंड बोलते हैं हाइपर सेंट्रलाइजेशन दिखाता है, जबकि हेल्थ केयर का मेन बर्डन स्टेट्स पर होता है। और ओवरऑल आर्टिकल ये बताता है कि इंडिया में पब्लिक हेल्थ जो है को प्रायोरिटी देने के क्लेम्स और एक्चुअल स्पेंडिंग के बीच जो है बड़ा गैप बना हुआ है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, पीसफुल क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट कांट बी कॉल्ड एंटी नेशनल। तो यहाँ पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो इस समय जोधपुर की सेंट्रल जेल में है और डिटेंशन में है, तो उन्होंने थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट की डिले या फिर इनएक्शन, उस पर कोई पीसफुल क्रिटिसिज्म करना उसको एंटी नेशनल नहीं माना जा सकता। और ये केस बेसिकली लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड कराने से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल ने क्लियरली कहा कि गवर्नमेंट और स्टेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं रूलिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, गवर्नमेंट के एक्शंस या इनएक्शंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना एंटी स्टेट या एंटी नेशनल नहीं हो सकता। और पीसफुल मार्च करना या फिर प्रोटेस्ट वैलिड तरीके हैं। और उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि सोनम वांगचुक ने कभी अरब स्प्रिंग जैसा गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की बात कही हो। उन्होंने वांगचुक जी के सालों के पीसफुल एनवायरमेंटल एक्टिविज्म का जिक्र किया, खासकर लद्दाख की जो फ्रेजाइल इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के एफर्ट्स को। तो सिब्बल ने ये भी कहा कि लद्दाख में जो हो रहे हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं एनवायरमेंट के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो लोकल अथॉरिटीज है उन्होंने सेलेक्टिव वीडियोस फॉरवर्ड किए, जिससे जो डिटेनिंग अथॉरिटीज है उनको मिसलीड किया गया, और आर्मी को ना मदद करने वाले एलिगेशंस को उन्होंने कम्प्लीटली फॉल्स बताया। तो अभी फिलहाल हियरिंग इनकॉन्क्लूसिव है और नेक्स्ट हियरिंग जो है 2 फरवरी को होगी।
फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया अप्रिशिएट्स यूएस एट यूनाइटेड नेशंस फॉर एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। तो यहाँ पर इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के रोल को ओपनली अप्रिशिएट किया है। तो न्यू दिल्ली ने कहा कि गाजा इशू पर जो कॉन्फ्लिक्ट सामने से चल रहा है उसको एड्रेस करने में रिसेंट जो प्रोग्रेस हुई है, खासकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2803 के इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो यूएस में जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने बोला कि इस रेजोल्यूशन पे जो प्रोग्रेस हुई है उसको नोट किया गया है और यूनाइटेड स्टेट्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि लॉन्ग टर्म जो स्टैंडिंग इशू है इस पर लीडरशिप दिखाने के लिए बेसिकली यूएस को शुक्रिया अदा किया गया है। तो एम्बेसडर ने याद दिलाया कि इंडिया जो है 1988 में पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला नॉन अरब कंट्री था और तब से इंडिया कंसिस्टेंटली एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट और वायबल पैलेस्टीन स्टेट को सपोर्ट करता है जो इसराइल के साथ पीस और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में कोएग्जिस्ट करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो टेररिज्म है, टेररिज्म का सिविलाइज सोसाइटी में कोई प्लेस नहीं हो सकता और उसके हर फॉर्म और मैनिफेस्टेशन को कंडेम किया जाना चाहिए। तो जो रेजोल्यूशन 2803 है ये बेसिकली जो नवंबर पिछले साल अडॉप्ट किया हुआ था और उसने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट को एंडोर्स किया और इस प्लान के तहत गाजा को एक डी रेडिकलाइज्ड और टेरर फ्री जोन बनाना है जो अपने नेबर्स के लिए थ्रेट ना हो और जिसका रीडेवलपमेंट गाजा के लोगों के लिए बेनिफिट के लिए किया जाए। तो उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील की कि वो पैलेस्टीन के लोगों की सफरिंग्स कम करने के लिए कलेक्टिव कमिटमेंट दिखाएं और ओवरऑल इंडिया ने बैलेंस्ड स्टैंड लेते हुए पीस, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न तीनों को इक्वली एम्फेसाइज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर अहेड ऑफ पीएम इजराइल विजिट, इंडिया स्ट्राइक्स बैलेंसिंग एक्ट, होस्ट अरब फॉरेन मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक्सपेक्टेड जो इजराइल विजिट से पहले इंडिया वेस्ट एशिया में डिप्लोमेटिक बैलेंस बना रहा है। तो न्यू दिल्ली ने जो सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है होस्ट की, जिसमें पैलेस्टीन की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने गाजा की रिकंस्ट्रक्शन में इंडिया से मदद की अपील की है। तो सोर्सेस के मुताबिक पीएम मोदी नेक्स्ट मंथ जो है इजराइल और जेरूसलेम, वहां पे तेल अवीव और जेरूसलेम जा सकते हैं जिसके लिए प्रिपरेशंस चल रही हैं और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा प्रपोजल पर अरब कंट्रीज और इजराइल से बात कर सकता है। तो इस बीच ईरान टेंशंस का जो बैकड्रॉप में इंडिया ने जो ईरान है उससे भी डिप्लोमेटिक आउटरीच की है जो इंडिया के एक बैलेंस्ड वेस्ट एशिया अप्रोच को दिखाता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट करके, लाइक करिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।